हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आप ये समझ लीजिए कि ये हाइब्रिडाइजेशन वाला आज लास्ट लेक्चर, ठीक है, लास्ट लेक्चर है। और उसमें जो है, नहीं मोक्षा तो कभी भी कॉल कर देना, सुबह 11 बजे कर देना, देर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो आइदर तुम व्हाट्सएप में ऑडियो अपना क्वेश्चन पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दूंगा, अगर नहीं कर पाया, ठीक है, हो जाएगा, विल कम्युनिकेट। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगेन जो हमारे पास, एक मिनट, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अब और बेटर आ रही है? ठीक है, सुनिए। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वो, एंड देन शेप, एंड देन एग्जाम्पल। अब फॉर्मूला, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्मूला जो है दैट इज AB6। AB6 में जो है, जो हमारे पास शेप होगी दैट इज क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास SF6, ठीक है। एंड देन, मतलब एग्जाम्पल्स तो और भी, ठीक है, लेकिन उनको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो SF6 है, या चलिए एक दो लिख देते हैं। PF6 नेगेटिव हो गया, ठीक है, एंड देन XCO6 4 नेगेटिव हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट इज AB5 एंड लोन पेयर। मैं आपको फिर से बता दूं, कई लोग ना मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल जो है, इसमें भी इनको एक्सियल मान लेते हैं, इनको इक्वेटोरियल मान लेते हैं, क्योंकि वो आदत पड़ी होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, सब बॉन्ड्स इक्वलेंट हैं, तो एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इस I know I am mute. There was some call. There was call. ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। It is square planar. Square planar नहीं, square pyramidal. ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल क्यों? इसका बेस स्क्वायर है, सभी जानते हैं, फिर ऊपर कोई पिरामिड बना हुआ, इससे जोड़ोगे आप तो जो है पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर बेस वाला, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो एग्जाम्पल है, आप ध्यान देते रहिएगा, वन इज ICl4 नेगेटिव, ठीक है, एंड देन XCF4, ठीक है, XCOF4, and it is not ICl4 नेगेटिव। यहां पर जो है then it is BrF5, ICl5, ठीक है, ICl5
XuF4, BrF5, ठीक है, एंड देन सुनते जाइएगा AB4L2। अब लोन पेयर्स जो है जब दो आ गए, आप जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्शंस मैक्सिमम होती हैं, तो इसलिए दो लोन पेयर्स आपको 180 पे ही लगाने हैं। मतलब आप चाहे इधर इधर लगाओ, आप चाहे इधर इधर लगाओ, आप चाहे इधर इधर लगाओ, वो एक ही बात है, लेकिन आपको लगाने दोनों 180 पे हैं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शंस आर मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें जो शेप होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल होगा अपने पास दैट इज XcF4। इज इट ओके? ठीक है, तो जो भी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ना, उनमें से आप एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा कि हाँ यार, इस ज्योमेट्री वाला, इस शेप वाला ये एग्जाम्पल है। कम से कम एक सबके ध्यान में रहे कि हाँ, इस शेप वाला जो एग्जाम्पल है वो मेरे को आता है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने sp3d2 में, ठीक है, आज बिल्कुल कर दूंगा, और लास्ट वाला भी कर दूंगा, आज वाला भी कर दूंगा अग्रिम जी। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब हम वन बाय वन सबको बना रहे हैं। ठीक है, एंगल की बात अभी मैं करता हूं विकास। ठीक है, सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं SF6 का। SF6 बिल्कुल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, जहां पे सल्फर यहां पर है, एंड देन फ्लोरीन ऐसे लगी हुई है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज, सो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऐसे ही जो PF6 नेगेटिव है उसको देखिए, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, 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 देयर इज वन नेगेटिव चार्ज। अब कई लोगों को, सुन लीजिए, कई लोगों को ये भी लगेगा भाई PF6 वन नेगेटिव है, वो वन नेगेटिव है कहां? वन नेगेटिव है कहां? ठीक है, कैन यू फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस? आप मेरे लिए फॉस्फोरस पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं? -1, बिल्कुल सही, आकर्षित, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। तो -1 चार्ज जो है इस पे है, बाकी फ्लोरीन पे जीरो होगा, सब फ्लोरीन पे जीरो है। आप चाहे काउंट कर लें, जैसे मैंने एक फ्लोरीन के लोन पेयर्स बना लिए, तो वो जो -1 फॉर्मल चार्ज है वो फॉस्फोरस पे है। ठीक है बात? ठीक है, इसलिए PF6 जो है वन नेगेटिव है, तो मैंने यहां पे -1 चार्ज जो है लिख दिया। सुन लीजिए, नेक्स्ट इज, एक एग्जाम्पल और हम देख रहे हैं, दैट इज XcO6 4 नेगेटिव। XcO6 4 नेगेटिव, आप इसको अभी ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, जीनॉन, it is one negative, it is one negative, it is one negative, it is one negative. इज इट ओके? ठीक है, ये हो गई स्ट्रक्चर। ठीक है, XcO6 4 नेगेटिव की ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट थिंग, आप सुनिए,
अभी इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। बताऊं? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताऊं? और ठीक है, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये स्ट्रक्चर तो हमें रटनी ही पड़ रही है ना? ये भी लग रहा होगा ना कि रटनी ही पड़ रही है। सही बात है। तो इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं, ठीक है ना? मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आप देखिएगा। लेकिन एक दो एग्जांपल्स पहले मैं इस हाइब्रिडाइजेशन को ओवर कर दूं, ठीक है ना? देयर इज वन मॉलिक्यूल कॉल्ड जीनिक एसिड। जीनिक एसिड, इसका फार्मूला है H2HCO4। ठीक है, जीनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा, दैट इज लाइक दिस, वन लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन OH। अभी तो आप एज सच ही इसको याद रखें, ठीक है? एंड देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड परजीनिक एसिड। इट इज H4HCO6। इज इट ओके? अब सुन लें, H4HCO6 इसी से रिलेटेड है। देखो ना, HCO6 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है ना, तो 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये बन गया, ठीक है? ये और ये स्ट्रक्चर्स रिलेटेड है, तो इसलिए मेरे को परजीनिक एसिड में जो है सिर्फ ऐसे दिखाना है, दैट इज, सुन लें आप मेरी बात, ऐसे कर लेंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड देन इधर OH, O नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जोड़ दें, बस इतनी सी बात, ठीक है? परजीनिक एसिड जो है और जीनिक एसिड की आपको स्ट्रक्चर जो है आ गई है। इज इट ओके? मैं स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा फिनिश कर दूं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको नया तरीका बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब नेक्स्ट इज BrF5। BrF5 इजी, ब्रोमीन, फ्लोरीन, 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 अनदर फ्लोरीन एंड इधर लोन पेयर, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट इज XCOF4। XCOF4 की स्ट्रक्चर है इस तरह, ध्यान दीजिएगा। लोन पेयर और पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ये भी स्क्वायर पिरामिडली XCOF4। इज इट ओके? अभी तक जो मैंने आपको तरीके बताए बेटा जी, वो सारे रटने वाले हैं, ठीक है? वो सारे जो है रटने वाले, ठीक है? अच्छा, और इसके बाद जैसे एग्जाम्पल है XCF4, XCF4 जीनॉन, फ्लोरीन, 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 एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है? लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर्स का भंडार हो गया, सही बात है, स्ट्रक्चर्स का तो भंडार हो गया ना आपके पास,
इसमें अच्छी बात पता क्या है, देखो कई लोग इसको मतलब पढ़ के ये बोल रहे होंगे इतनी सारी स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लो, मेरी गारंटी आपको याद हो जाएगी। कोई ज्यादा इसमें प्रेशर भी नहीं डालना अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में सुंदर सी डायग्राम बना के रख दीजिए, ठीक है। तो होगा, इट विल बी इजी, लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर्स रहेंगी, ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मेरी गारंटी है ना, ठीक है। तो अभी बस अब जो है हम लोग एक आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। समवन इज सेइंग कि उसको स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री का डिफरेंस जो है, ठीक है, मैं बता रहा हूं विकास, समवन इज सेइंग कि उसको स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री का डिफरेंस की प्रॉब्लम है ना। क्या है, देखो ज्योमेट्री में लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड दोनों इंक्लूडेड होते हैं। जैसे इसमें आप देखें, जैसे इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर भी गिनना है, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। सुनो, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल फॉर दिस, लेकिन जो शेप या स्ट्रक्चर है वो जो है क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है, बात खत्म। सही बात है, क्योंकि आप जो है शेप में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट करेंगे, पाई तो सिग्मा के साथ ही लगेगा, स्ट्रक्चर एंड शेप इज सेम, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आगे मैं बता रहा हूं आपको। एक मेथड में आपको बताने लगा हूं, ठीक है। मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो जबरदस्त होंगे, ठीक है। मेथड देखिए, सारे लोग, एक मिनट, लेट मी सी, ओके। तो अभी आप देखिए दूसरा मेथड जो है, सो व्हाट इज देयर इन दिस दूसरा वाला मेथड में, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, लिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप मेरा वीडियो बार बार देख के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो पॉस्टुलेट्स लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बता के ही आई थिंक इट विल बी ओके, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हम एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि जो है आपको आसानी हो जाए बात को समझने के लिए, ठीक है। और मैं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल से ही बात को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहला एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, सही है बात। स्टेप फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में ये बताओ सेंटर एटम कौन सा है, कार्बन। तो सबसे पहली बात यह है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, लिख दिया मैंने थोड़ा सा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 +4। आपने क्या करना है, सुन लीजिए, पहले आपने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है ऐसे, वैलेंस शेल की कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, बोलो सही है। कार्बन की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है कि नहीं, सबको समझ आ रही है मेरी बात, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रही। अपने अश्मी वालिया जी, कोई प्रॉब्लम, ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। और अपना वैद,
कृष्णल ओके, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4 है। सुनो अब आपने स्टेप 2 में क्या करना है, मेक unpaired electrons in central atom equal to oxidation number। सेंट्रल एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर करने हैं। कैसे करोगे आप देखो, यहां पे दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। ये 2s है, ये 2p है, ये दो तो ऑलरेडी अनपेयर्ड ही है, तो ये जो पेयर्ड है यहां से उठा के यहां पे डाल दीजिए, ऐसे हो गए। कितने अनपेयर्ड है इस टाइम पे, 4 अनपेयर हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 है, हो गए बराबर। ठीक है, अब सुनो स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रोसेस को प्रोसीड कर जाते हैं। आपको करना क्या है स्टेप थर्ड में, मैंने कहा बार बार आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसी से आपका ग्रिप बन जाएगा। इट इज 2s, इट इज 2p, आपको फिर से वो अनपेयर्ड लगाने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कितनी ऑक्सीजन लगी हुई है सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ कितनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। आपको यह पता है कि कोई भी एटम अगर सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा होगा तो कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड तो बनाया होगा, सही बात है। सुनो, तो एक ऑक्सीजन को हमने यहां पे जोड़ दिया, दूसरी ऑक्सीजन को यहां पे जोड़ दिया, इज इट ओके, जुड़ गया। ये क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सुनते जाएं आप, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और ये लास्ट के जो दो हैं, ये जो लास्ट के दो हैं दे आर पाई बॉन्ड्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट पाई बॉन्ड्स, जो लास्ट के दो अनपेयर्ड बचते हैं वो पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रट लो। रीजन बीइंग कृष्णल, रीजन बीइंग हमने कहा था कि पाई बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई जब भी बनेगा सिग्मा के साथ में बनेगा, पाई जब भी बनेगा सिग्मा के साथ में बनेगा। ठीक है, सुनते जाएं आप। तो देखो अब हमारे यहां पे लोन पेयर है नहीं कोई, इधर लोन पेयर कोई नहीं है, ये पाई बॉन्ड्स है। लोन पेयर जब आए मैं तब बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, एक एस एक पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी, एसपी हुई, सही बात है। जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एसपी हुई तो कार्बन के अराउंड ऑक्सीजन कैसे लगा होगा, लीनियरली लगा होगा, ऐसे दो ऑक्सीजन ऐसे लगे होंगे और दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो जोड़ दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, बात खत्म, बन गई स्ट्रक्चर। बढ़िया ना। अभी सुनो, बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब जबरदस्त काम होना है इसमें। ठीक है, सुन लो, सब कुछ मैं बता रहा हूं ना। अब आप मेरे पे छोड़िए, मेरे पे छोड़िए आप। देखो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव ले लिया, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। पहले मुझे बताओ सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट, (3s2) 3p6 3p4, 3d बिल्कुल खाली होता है, मैंने खाली शेल बना ली। एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, सेकंड में डी नहीं होता, थर्ड में डी होता है। हाँ सुन लीजिए, देखो मैंने कहा थर्ड वाले में डी होता है इसलिए मैंने डी बनाया, 2 वाले में डी होता ही नहीं था तो मैंने डी बनाया ही नहीं वैलेंस शेल। इज इट ओके, ठीक है। सुन ले अब, कैन यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन, 6, बिल्कुल सही, उत्कर्ष बिल्कुल रेडी था, +6 उसने बता दिया, 6। अब क्या है हमारा रोल कि 6 अनपेयर करने, 6 अनपेयर करेंगे यहां पे। सुन लीजिए, बड़े ऑटोमेटिकली होती जाएगी चीज, आपको जो है सिर्फ
ठीक है, इट इज 3s, इट इज 3p, इट इज 3d। आपको यहां से अनपेयर करना स्टार्ट करना है। तो जब अनपेयर करेंगे 6, तो 6 के 6 अनपेयर हो जाएंगे। हो गए सारे, इसको यहां उठा लिया, इसको यहां उठा लिया, ये सिचुएशन आ गई। आ गई, आ गई। कृष्णल, ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर जो है मेरा लगा लेना है, मोल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर है। उत्कर्ष, इसको भेज देना यार कृष्णल को, ग्रुप में डाल देना, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक है, उसको गाइड कर देना कौन सा नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर का। हाँ, जो चैप्टर 1 है। इज इट ओके? डन। 6 एम्पियर कर दिए। अब सुनो, कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं? 4। तो सभी को एक एक सिग्मा बॉन्ड से जोड़ देना है। 1 2 3 4, हो गए सिग्मा खत्म। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। ये क्या है? ये पाई बॉन्ड्स है। सो दैट मीन्स सल्फर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। सही बात है। और उसके बाद 2 पाई बॉन्ड्स बच गए। तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन के बीच में आपको 2 पाई बॉन्ड लगा दो। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, सुन ले। देखो, इसका ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, लोन पेयर लगा देते हैं। यहां पर 2 लोन पेयर, इधर 2 लोन पेयर, इधर 3 लोन पेयर लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। इधर 3 लोन पेयर लगेंगे। अब सुने, जल्दी से मुझे बताओ सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। बिल्कुल सही बात है। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है? इस ऑक्सीजन पे 0। फिर से बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। 2 2 4, बॉन्ड का एक एक गिनना है, 5 6 न्यूट्रल के पास ये, तो इट इज 0। इसके ऊपर कितना है? इस ऑक्सीजन पर कितना है? -1। फिर से बता रहा हूं निकालना। 2 4 6 और बॉन्ड का एक 7, एक एक्स्ट्रा है ना, इसलिए -1, इस पे -1। आगे स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, बोलो। ये इसमें लोन पेयर नहीं है ना, तो ये स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री दोनों सेम है इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, मतलब अब कोई भी मॉलिक्यूल हम यहां पर और लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा एटम्स है। सुन लो, जिसमें कि एक से चलो एक एग्जांपल लेता हूं, नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, ये वाला अमोनिया वाला। अमोनिया में नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अमोनिया में नाइट्रोजन 2s 2p, लोन पेयर 1 2 3। सही बात है, यही है। टेट्राहेड्रल क्यों हुआ कृष्णल? हाइब्रिडाइजेशन। 1s 3p, 1 2 3, पाई बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। सही है ना? अच्छा सुनो, इधर बोलो, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -3। -3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो अपने को अनपेयर करने की जरूरत नहीं है। सही बोल रहा हूं? ठीक है। सो तीनों हाइड्रोजन को आपको यही लगा देना है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब बात यह है, अब यहां नई बात हो रही है। नई बात क्या हो रही है कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? सो दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लोन पेयर्स आर इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। सही बात? तो मतलब देख लो, यहां पे 3 ही घटनाएं होनी। आप पेयर वाला लोन पेयर होगा कृष्ण, जो अनपेयर्ड वाले होंगे वो तो पाई बॉन्ड्स हैं, जो अनपेयर्ड वाले हैं वो तो पाई बॉन्ड्स हैं, है ना? जो पेयर बच जाएगा
क्योंकि आपको 3 अनपेयर करने थे, उससे पहले एक पेयर बच चुका है, ये लोन पेयर कहलाएगा। एंड लोन पेयर्स आर इंक्लूडेड, हाँ वो लोन होगा, बिल्कुल वो लोन पेयर होगा। सो लोन पेयर्स आर इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी है? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक लोन पेयर लग गया ऊपर। सही बात है। सो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहीड्रल है और शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल है। इज इट ओके? हाँ, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे भी 0 होगा और हाइड्रोजन पे भी 0 होगा। समझ आई बात? बढ़िया मेथड है ना। इसमें तो लोन पेयर भी पता चल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड भी पता चल रहे हैं, पाई बॉन्ड भी पता चल रहे हैं। ठीक है, देखो जो जो भी हमने एग्जांपल किए, देखो देखो अश्मी जी बात सुनो। जो सिग्मा बॉन्ड से पहले जो भी वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एक ऑर्बिटल में जहां भी 2 बचेंगे, दे आर लोन पेयर्स। इट इज लोन पेयर। अगर एक ऑर्बिटल में एक ही बचा तो इट इज पाई बॉन्ड। सिंपल। ठीक है, ओके। अभी देखो मैं बता रहा हूं अभी, और मतलब आप पता क्या है, कितना भी कॉम्प्लेक्स इसमें कर लें। अभी देखो हमने लास्ट में कई किए, जीनोन वाला पकड़ते हैं, जीनोन वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। जैसे XeF4 ले लिया मैंने, सुनो XeF4 में जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जीनोन की। जीनोन इज ए नोबल गैस, तो नोबल गैस है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो sp_d, तो ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP6। तो मतलब ये तो पक्का है कि P6 में होगा ही। आपको यहां 2s 3s भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है नोबल गैस है तो, और इसमें D भी होगा। कृष्णल, जीनोन का एटॉमिक नंबर की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि जीनोन इज ए नोबल गैस, तो NS2 NP6 उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इजी। हाँ 54, ठीक है, बट वी डोंट नीड इट। अब सुनिए, हाँ उत्कर्ष ने ऑक्सीडेशन नंबर वाला लेक्चर डाल दिया, उसका लिंक डाल दिया। ठीक है उत्कर्ष, ठीक है, कृष्णल को फॉरवर्ड कर, अच्छा वो फॉरवर्ड कर नहीं सकते तुम, कोई बात नहीं, कृष्णल के पास लिंक आ गया होगा, ही विल कॉपी इट फ्रॉम देयर। सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीनोन? अच्छा कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात करते हैं। +4। सही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीनोन इज +4 यहां पर। हाँ तनिष मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब सुने, यहां पर तो 4 हमें अनपेयर करने हैं, तो 4 करेंगे sp_d। आपको यहां से करने हैं तो 2 को ही करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 हो गए, 4 अनपेयर हो गए। 1 नेगेटिव नहीं है, XeF4 ही है, सिंपल। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर 4 फ्लोरीन लगाने हैं, एक अनपेयर्ड वाले में ही लगाने हैं ना आपको, अनपेयर्ड वाले में ही लगाने हैं, जो पेयर्ड वाले हैं वो तो ऑलरेडी फुल है। ठीक है, हाँ ये लोन पेयर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, ये 2 जो है लोन पेयर्स हैं। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहीड्रल। सही बात है। तो ऐसे में जियोनॉन इधर 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 इधर, फ्लोरीन मैंने इधर लगा दी, एंड देयर आर 2 लोन पेयर्स,
एक ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा। तो इसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होगी और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, कंफर्म इट, शेप बनी, अब बनाना आ जाएगी, आसान है। अच्छा, किसी ने चैट में क्वेश्चन पूछा मेरे से, ये क्या है, ये कहां से बीच बीच में डाउट। सर मेरा क्वेश्चन है CaC2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकलेंगे, मॉड्यूल में क्वेश्चन था। देखो सुन लो, CaC2 का मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं। CaC2 ऐसे होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड देन कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन 1 नेगेटिव है, ये कार्बन 1 नेगेटिव है। तो इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और 2 पाई। इज इट ओके? 1 सिग्मा 2 पाई, इनके बीच का ये आयनिक बॉन्ड है। कैल्शियम और कार्बन में ये आयनिक बॉन्ड है। इट इज कार्बाइड पार्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सो कैल्शियम कार्बाइड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात कंफर्म करो, ये शेप हमने पहले रट के बनाई थी, लेकिन अब हमने समझ के बना दी। समवन इज आस्किंग sp3d2 कैसे आया? मैंने कहा लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड्स और ये हो गए लोन पेयर्स। तो काउंट करो, एक s 3p और 2d, तो क्या होगा s3pd2। समझ आई बात? समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? डन, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने जो जो हमने लिखे हुए हैं ना, आप किसी की भी शेप यहां पे ज्योमेट्री जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। मेथड कैसा लगा? बढ़िया लगा है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? देखो, इसमें मैं दो ही स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, फॉर्मूला, शेप एंड एग्जांपल। फॉर्मूला इज AB7 एंड शेप आप जानते हैं, हमने कहा था क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो एग्जाम्पल IF7, देयर इज अनदर AB6L, कुछ खास है इसमें, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा it is called distorted octahedral। मतलब इस नाम को सीधे रट लो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज XeF6। ठीक है, अब सुने, जो ये XeF6 है ना, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। IF7 तो आप आयोडीन यहां पे फ्लोरीन लगाओगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। बट Xe इसका मैं बताता हूं आपको। सुनो, XeF6 की स्ट्रक्चर ये, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? XeF6 की स्ट्रक्चर ये है, और इसमें एक खास घटना होती है। खास घटना क्या है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों ऐसे घूमते रहते हैं, एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज करते रहते हैं ऐसे, ठीक है, और बहुत फास्टली घूम रहे होते हैं। बहुत फास्टली मतलब लगभग लगभग जो है 2500 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड से घूम रहे होते हैं, हिंड्रेंस से बचने के लिए। क्योंकि अब पता क्या आकर्षित, अब सिचुएशन इतनी टाइट हो गई है यहां पर कि इनको जो है ना, हिंड्रेंस एंगल्स बड़े कम हो गए, रिपल्शन से बचने के लिए वो घूमते रहते हैं। इज इट ओके? बहुत फास्टली, जैसे मेरी उंगलियां घूम रही हैं, लाइक दैट दे आर इंटरचेंजिंग देयर पोजिशंस। ठीक है, एक मिनट, IF7 लिखा है, लेकिन यहां पर मैंने जो है इधर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, IF7 का तो IF7 ही होगा, मतलब यहां पर आप आयोडीन लगा दें और बी की जगह फ्लोरीन लगा दें तो वो IF7 का एग्जाम्पल हो गया। ये IF7 है, वो तो परफेक्ट एंगल है। ये एंगल यहां पर 72 डिग्रीज का होता है, यहां पर ये एंगल 90 डिग्रीज का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सचेंज वाला जो बिहेवियर है ना, इट इज कॉल्ड फ्लक्सियोनल बिहेवियर। इज इट ओके? ठीक है, समझ आ गई बात, है ना? इतनी बात जो है आपको आराम से समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब नोट कर लीजिए आप, अभी नहीं खत्म होने वाला है चैप्टर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर फंडामेंटल को समझने वाला है। हम जितना इसमें टाइम लगाएंगे हमारे फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, मुझे लगता है पार्टी खत्म खत्म होते होते जो है, नहीं ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में इसके फंडामेंटल्स यूज होते हैं, तो ये बेसिक टॉपिक है। ठीक है, ये वैसे इसको इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं, वैसे मैं बता दूं, इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं इसको। ठीक है, जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके सीनियर्स को मैंने कम दिनों में करवाया था, लेकिन क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने में मजा आता है और आपके पास टाइम ज्यादा है, इज इट ओके? लोग तो ऑनलाइन क्लास को जो है ना नेगेटिव ले लेते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा कि वो क्या ले लेते हैं कि ऑनलाइन है तो थोड़ा कम पढ़ाते हैं। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ऑनलाइन इज अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि ये जो है ना चीजें, भाई आप रट भी सकते हो, रट भी सकते हो ना। ठीक है, जब हम ऑफलाइन में होते हैं, ऑफलाइन में एक बहुत फास्ट चीज चल रही होती है, क्लासेस की लिमिटेशन होती है, आपके पास टाइम कम होता है, आपके पास अब है टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं सब करवा देना चाहता हूं। सही बात है। ठीक है, हाँ, चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैं मिटा रहा हूं इसको। एक मिनट। अच्छा, अब सुनो, तो मुझे लगता है हमने जो पंगे वाला एरिया है ना वो खत्म कर लिया। ठीक है, अभी अभी सुनिए। अब हम, अब बिल्कुल अब बढ़िया वाला पोर्शन है। ठीक है, अच्छा, किसने मेरे से डाउट पूछना था? मोक्षा ने पूछना था। मोक्षा, रेडी हो जा, मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं तेरे। मोक्षा जी, गुड इवनिंग सर। सर आपको गुड मेरी इवनिंग। बात आ रही है? हाँ, सर डाउट बोल। सर मेरा डाउट था कि सर जब आपने बताया था कि जो दो एटम्स होते हैं तो अगर वो इनफिनाइट डिस्टेंस में हो तो उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती, बिल्कुल सही उनकी बात है। बॉन्ड एंथैल्पी जीरो होती है। तो सर बिल्कुल। जब ऐसा कहते हैं कि जब न्यूक्लियस के इनफिनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन जब हम फाइंड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की टेंडेंसी कभी जीरो नहीं होती। और सर ग्रेविटेशनल लॉ भी यही कहते हैं कि जब दो फोर्स इनफिनाइट डिस्टेंस पे हो तो सर उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर होगी। तो सर उसमें कोई फोर्स क्यों नहीं लग रही? एक मिनट, एक मिनट, यहां से गलती स्टार्ट होती है। सबसे पहली बात ये है, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स इज जीरो। ये ये सर। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा था, तो तुम क्यों कह रहे हो कि जीरो नहीं होती? देखो, एनर्जी और प्रोबेबिलिटी दोनों को रिलेट कर रहे हो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होती, वो सही बात है, लेकिन एनर्जी जीरो सर लेकिन उनमें कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना? नहीं है ना। उनमें कोई कोई भी फोर्स नहीं है। तो सर वो जब ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो सर उस जब उनका कोई मास होगा तो वो जब दूरी पे होंगे किसी तो सर उनके बीच में कोई फोर्स तो होगी। कोई फोर्स नहीं होगी जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ भी क्या कहता है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब r जो है इंफिनिटी हो गया तो फोर्स जीरो। यस सर। हाँ, तो फिर आगे आ गया। चलिए और बताओ। और हो गए सर। अच्छा, चलिए, और किसी को डाउट पूछने हैं? म्यूट कर, म्यूट हो जाए। और किसी को डाउट पूछने हैं कल से रिलेटेड? इफ एनीबडी वांट्स टू बी अनम्यूटेड यू कैन टेल। हाँ, आकर्षित तो नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देर इज कुछ हमारा स्कूल का टेस्ट वेस्ट का है। ठीक है, हाँ, और बताओ जी। हाँ, मैं ले रहा हूँ विकास, बोल, डाउट्स बोल। एक मिनट, ये निकाल रहा हूँ मैं। तुम अपने डाउट्स बताओ मेरे को।
यार अभी मेरे पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। जस्ट एक मिनट। विकास तेरे को अनम्यूट करूं? एक मिनट। चल अनम्यूट कर दिया, बोल अब डाउट बोल। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विकास। सर को डाउट था कि अगर जैसे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, तो इनका ऑर्डर दिया हुआ था कि एन की सबसे ज्यादा है, पी की कम है, सी की उससे कम है और एस आई की उससे कम है। एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन। सिलिकॉन। सुन ले। अब क्वेश्चन बता मेरे को, क्वेश्चन का क्या है? सर को ऑर्डर ऑफ, मतलब हमने करेक्ट ऑर्डर चुनना है, मतलब करेक्ट ऑर्डर चुनना है। ऑप्शन बता मेरे को। सबसे पहले एन, चल तू ऑर्डर बता दे। एन एन, ग्रेटर देन पी, फिर सी, देन एस आई, एस आई, और बोल। सी, सी, एस आई, ठीक है, एन, आगे बोल, एन, आगे बोल। एन एन, लेस देन, सर लेस देन ठीक है, पी, ठीक है, लेस देन सी, ठीक है, लेस देन एस आई, आगे बोल। एन हाँ ग्रेटर देन सी, हाँ ग्रेटर देन पी, हाँ। ग्रेटर देन एस आई। अच्छा सुनो, अब मुझे क्या करना है विकास, इसमें हमें पेयर्स बनाने हैं। सुन लो मेरी बात। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहली बात मुझे पता है कि एन तो सी से ज्यादा ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और साथ में पी जो है वो सिलिकॉन से ज्यादा होगा। सही बोल रहा हूं बेटा जी? यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे ये भी पता है कि नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन फास्फोरस। सही बात है? यस सर। और मुझे ये भी पता है कि कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। ये बताइए सारे पेयर्स कितने जस्टिफाई होते हैं? सर थर्ड में। थर्ड में नहीं हो रहा है, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, जबकि यहाँ पे कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। फोर्थ, फोर्थ। बस फोर्थ इज राइट आंसर। सही बात है। सर पर एक हमें, बात सुन लो। अब एक बात देखो, मेरे को ऑर्डर नहीं था पूरा पता। आपने अब तक, आपने 10th तक जो तरीका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का किया था ना, उसको हमने बिल्कुल आसान कर दिया कि मैंने पेयर्स दो दो के बनाए। जैसे मुझे नहीं पता कि कार्बन और फास्फोरस का क्या ट्रेंड है, कि फास्फोरस ज्यादा है कि कार्बन ज्यादा है, लेकिन मैंने छोटे छोटे पेयर्स करके उसी को जस्टिफाई किया कि वो कहां पे आ रहा है, दैट फिनिश। सही बात है। यस सर। बहुत बढ़िया तरीका है। और बोल।
सर मतलब हमें फास्फोरस और कार्बन का और कोई तरीका नहीं है मतलब निकालने नहीं, का? तरीका क्या करना है यार, मैंने पहले कहा एवरीथिंग इज फेयर इन द वेब ऑब्जेक्ट। ओके सर। हाँ, वो दिया ही इसीलिए जाता है ऑब्जेक्टिव को कि डू यू नो दिस टेक्निक और नॉट। तो ये प्रॉपर सी टेक्निक बता रहा हूँ। सर ठीक है, वो आगे था इनर्ट पेयर इफेक्ट, सर आपने करवाया नहीं था नहीं करना है आपको, आएगा भी नहीं। सर। और ये सर जैसे अगर हमें पूछा हुआ है कि स्टेबल कंपाउंड बताना है हाँ, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें एक एलिमेंट वो है सेम है। नहीं जैसे जैसे क्वेश्चन मतलब कहाँ पे है, कहीं पे है ये? यस सर। हाँ बोल, कौन सा? सर J6 है, J6। एक मिनट, अगर डायगोनल रिलेशनशिप। एक मिनट, द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज, कुछ ऐसा है? यस सर। LiF, LiCl, LiBr, Li। यस सर। तो इसका आंसर क्या दिया है हमें? सर LiF। देखो अभी जो है ना, पहली बात तो ये है कि डायगोनल रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन मुझे होता हुआ लग नहीं रहा है। ये तो पता है किस चीज से होता हुआ लग रहा है, ये लग रहा है होता हुआ दैट इज विद आयनिक करेक्टर। यस सर। कि मोस्ट आयनिक लिथियम फ्लोराइड है और उनके बीच में स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लिथियम और फ्लोरीन के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। इज इट ओके? ये सर पर डाउट था कि अगर हमें कॉमन दिया हुआ है तो हमने वो देखना है कि मतलब दूसरे वाले एलिमेंट के ऊपर जाना है कि उनमें से सबसे मतलब बॉन्ड किसका अच्छा बने। बेटा जी आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे ऊपर वाले में आंसर क्या है, JFI में क्या है? सर LiH। LiH। तो अगेन आप देख रहे बॉन्ड डिस्टेंस मैटर कर रहा है ना। यस सर। आप देखो Li इज कॉमन, तो J6 में फ्लोरीन का साइज सबसे कम है और J5 में हाइड्रोजन का साइज मतलब लिथियम का साइज सबसे कम है, हाइड्रोजन इज कॉमन। तो यस सर। जिसमें कैटायन और एनायन सबसे कम डिस्टेंस होगा वो सबसे स्टेबल होगा, प्रोवाइडेड उनके चार्ज बराबर हो सकते। जैसे इन सभी में कैटायन पे 1 पॉजिटिव है और एनायन में 1 नेगेटिव। सही बात है? यस सर। और बताओ। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से था E1 आप E2 E3। है जी, E1। E1 एक मिनट, E1 among halogen the correct order energy released in, देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने कहा था कि हैलोजेंस में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें आपका आंसर जो है क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन है, मतलब सी आंसर आए, क्योंकि सी आंसर आपका है Cl देन Br एंड देन I। मैंने ये बताया था कि थर्ड पीरियड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मैंने आपको आंसर दिया था। यस सर। मैंने कहा था कि क्लोरीन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होगी, तो ऐसे में उस यस केस सर। में एनर्जी ज्यादा रिलीज, यस सर। और उसके बाद फिर से डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मैंने ऑर्डर बताया था वो इस तरह से बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यस सर। ठीक है बात, और बोलो। ऐसे सर ही E। which of the following will have most negative electron gain enthalpy and which is least? देखो यार मोस्ट वाला तो क्लोरीन ही है यस सर। ना, क्योंकि अगर हम सुन लीजिए, अगर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में इनको बनाने, ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाना सही रहता है, क्लोरीन, क्लोरीन, और किसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर फॉस्फोरस, ये इनकी पोजीशंस है ना। तो यस सर। ऑब्वियसली बात है कि क्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा है। यस सर। सही बात है। और
क्लोरीन सल्फर से भी ज्यादा है और इस अलोंग द पीरियड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग, तो इससे तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हारा जो लीस्ट वाला है, यहाँ 1 मिनट, लीस्ट वाला फास्फोरस है और मोस्ट वाला क्लोरीन। सही बात है? यस सर। एक्सेप्शन सिर्फ इसी में आता है ना, इसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज, ब्रोमीन है ना। यस सर। तो तुम्हारा आंसर आ गया। और बताओ E3 द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब सुनो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, आपको पता है ऑक्सीजन से सल्फर की ज्यादा होगी लेकिन सल्फर की सेलेनियम से ज्यादा होगी। आंसर आ गया? यस सर। हो गए सर पर एक डाउट था कि जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर मतलब जैसे फ्लोरीन है तो अगर हम उसमें मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसकी सबसे ज्यादा कम मतलब एनर्जी होती है। हाँ, क्लोरीन से कम एनर्जी रिलीज होगी। सर इसका रीजन ये था क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आधी से ज्यादा एनर्जी मतलब डालने में उसकी चली जाएगी, इसलिए इसका मतलब ये है कि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली हेल्ड, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड है। क्लोरीन छोटा एटम है तो उसमें ऑलरेडी जो है कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसलिए जो है, जबकि क्लोरीन बड़ा एटम है तो उसमें जो है 8वां आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 8वां आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लोरीन में अगर आप नया इलेक्ट्रॉन डालोगे तो देयर इज प्रॉब्लम। सही बात है? यस सर। हाँ, और बताओ सर बस इतने सर। और F2 यस सर। Which of the following is affected by stable electronic configuration of atom? सर मेरा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कैसे डिपेंड करती है इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इसका आंसर क्या दिया? ऑल ऑफ दीज। सर इसका नहीं, 1 मिनट, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। करेक्ट आंसर इज आयनाइजेशन था इसका है सी। सी बिल्कुल सही, सी लग रहा है, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी एंड दिस। हाँ, अब बोल, डाउट बोलो। सर डाउट था कि अगर जैसे कोई मतलब नोबल एटम स्टेबल है तो उसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी मतलब खींचने के लिए। नहीं, देखो पता क्या होता है, एक बात सुनो, अगर कोई नोबल एटम है तो पहली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट्स की, अगर वो बॉन्ड बनाया है उसने। सही बात, मतलब जैसे नोबल गैस है भाई, एक बार नोबल गैस ने बॉन्ड बना लिया तो उसका ऑक्टेट तो खराब हो ही गया ना। यस सर। उसका ऑक्टेट तो खराब, इसका मतलब उस एटम को अपने ऑक्टेट की चिंता नहीं, तभी तो उसने बॉन्ड बनाया। तो देयर इज, अगर वो नोबल एटम है तो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्डेड एटम की बात करती है ना, लेकिन आयोनाइजेशन भी बॉन्डेड की बात नहीं करती और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बॉन्डेड की बात नहीं करती। तो इसलिए ये दोनों जो है, अगर एटम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालना भी टफ है और इलेक्ट्रॉन निकालना भी टफ है। ओके सर, समझ गए बात? यस सर। चलिए आज इतना ही करें, ठीक है, कल आपका पेपर है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तैयारी कीजिए ढंग से, ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।